नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार इन दोनों ही समुदायों के आरक्षण के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास इन कैटेगरी की वंचित जातियों के उत्थान के लिए एससी और एसटी में उप वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। वहीं फैसला सुनाते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि राज्यों को एससी और एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करना चाहिए तथा उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। वहीं सुनवाई कर रहे पीठ के दूसरे जज जस्टिस विक्रमनाथ ने भी इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि ओबीसी वर्ग में जिस तरह से क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है उसी तरह से एससी एसटी कैटेगरी में भी लागू होना चाहिए। हालांकि एक न्यायाधीश ने इसका विरोध किया। बता दें कि 7 जजों की बेंच के 6 जजों ने आरक्षण में उप वर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध होना शुरू हो गया और विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं दिख रही है और कोटे को लेकर सरकार पर भी जमकर हमलावर है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आरक्षण में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाएगा और इस प्रावधान से किसको फायदा मिलेगा और किसको नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दें कि आरक्षण के दृष्टिकोण से क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग के तहत उन सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अन्य ओबीसी वर्ग के लोगों की तुलना में काफी संपन्न है। ओबीसी वर्ग में ही क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को सरकार की शैक्षिक, रोजगार और अन्य योजनाओं के लिए पात्र नहीं माना जाता है। बता दें कि साल 1971 में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल जो है वो सत्तानाथन आयोग द्वारा लाया गया था। उस दौरान आयोग ने निर्देश देते हुए कहा था कि क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण के दायरे से बाहर रखना चाहिए। वर्तमान में ओबीसी वर्ग के तहत क्रीमी लेयर के कुल आय सालाना 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। हालांकि समय समय पर ये बदलती रहती है। इंदिरा साहनी मामले में साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को जारी रखने के बाद ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर के लिए मापदंड को निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति का नेतृत्व रिटायर्ड जज RN प्रसाद कर रहे थे। इस समिति ने 8 सितंबर 1993 को सुझाव देते हुए कहा था कि क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग ने कुछ आय, रैंक और स्थिति वाले लोगों की अलग-अलग श्रेणियों को लिस्ट किया है जिनके बच्चे ओबीसी वर्ग के आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। वहीं साल 1971 में सत्तानाथन समिति ने आय के आधार पर ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान निर्धारित की। इस दौरान पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयरों के माता पिता के सभी स्रोतों से आय 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित की गई और साल 2014 में इसे संशोधित करके 2,50,000 कर दिया गया। वहीं साल 2008 में ये 4,50,000 रुपए प्रतिवर्ष था। साल 2013 में इसे 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष और फिर साल 2017 में इसे 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने निर्धारित किया कि हर 3 साल में आय की सीमा में संशोधन किया जाएगा। वहीं कोर्ट के फैसले का समर्थन के साथ बहुत विरोध भी हुआ है। कोर्ट के फैसले के समर्थकों का कहना है कि इससे पिछड़ी जातियों और जनजातियों को फायदा होगा। इस फैसले के समर्थकों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, आंध्र प्रदेश के N चंद्रबाबू नायडू, बिहार के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं वो शामिल हैं। बता दें कि आलोचकों का कहना है कि यह आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है और इससे दलित और आदिवासी में राजनीतिक फूट पैदा होगी। वहीं एक अहम मुद्दा अब ये भी है कि इस वर्गीकरण को लागू कैसे किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये आंकड़ों के आधार पर होगा पर इस पर ज्यादा वितरण नहीं दिया। पहले आरक्षण के कई मुद्दों पर कोर्ट ने आरक्षण की कुछ नीतियां खारिज की हैं, जैसे ओबीसी रिजर्वेशन में उप वर्गीकरण, स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन और सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण। अभी अनुसूचित जाति और 15% आरक्षण मिलना है और अनुसूचित जनजाति को 7.5% और इसकी सूची राष्ट्रपति बनाते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने कहा कि इस लिस्ट में राज्य सरकार सिर्फ उप वर्गीकरण कर सकती है और कुछ सीटों को जो है वो एक अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अंकित कर सकती है। कोर्ट का ये मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समान नहीं है। उनका कहना था कि कुछ जातियां बाकी से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, जिसको लेकर के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कुछ रिसर्च का उदाहरण दिया। जैसे कुछ अनुसूचित जातियां जैसे गरुड़ा दलितों में पुजारी की तरह माने जाते हैं, उनका अस्तित्व कुछ अनुसूचित जातियों से ऊपर देखा जाता है। बता दें कि चंद्रचूड़ ने लिखा कि गुजरात के एक अध्ययन में ये पाया गया कि कुछ अनुसूचित जातियां आपस में छुआछूत करती हैं और एक दूसरे के हाथ में से बना हुआ खाना या पानी नहीं लेते हैं। कुछ जनजातियों को के दलितों को मंदिरों में आने नहीं दिया जाता था। और उन्होंने लिखा कि आंध्र प्रदेश की माला जाति जो बुनाई का काम करती है और मडिगा जाति जो चमड़े का काम करती है, उन दोनों में कुछ असमानता है।
मंडिगा जाति को माला जाति के मुकाबले नीचे स्तर का माना जाता है। इससे उनके पढ़ाई, नौकरी और राजनीतिक गतिविधियों पर भी फर्क पड़ता है। वहीं जस्टिस BR गवई ने जस्टिस उषा मेहरा कमेटी की रिपोर्ट को तलब करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में 60 अनुसूचित जातियों में से केवल 4 में से 5 को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा था। बता दें कि सभी आंकड़ों का हवाला देते हुए कोर्ट ने उप वर्गीकरण की अनुमति दी। वहीं आरक्षण में वर्गीकरण के कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रति विरोध जताते हुए कहा कि सरकार को यह निर्णय आते ही इसे संसद के माध्यम से निरस्त करना चाहिए था। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण खत्म करने के प्रयास का आरोप लगाया और ये भी कहा कि किसी की क्रीमी लेयर के फैसले को मान्यता नहीं देनी चाहिए तथा जब तक छुआछूत है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार SC ST का ये जो मुद्दा उठा है उसमें दलितों, वंचितों के बारे में नहीं सोचा गया और उन्होंने कहा कि जब तक इस देश में छुआछूत है तब तक आरक्षण रहना चाहिए और रहेगा ही। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। मेरी अपील है कि सभी मिलकर इस क्रीमी लेयर के फैसले को मान्यता ना दे। कर्नाटक में आज भी ऐसे गाँव है जहाँ लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता है। जब तक देश में ऐसी चीजें चल रही है आप आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। वहीं खड़गे ने कहा कि हर राज्य में SC ST की सूची अलग होती है, इसलिए इस सूची से किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा इस विषय में हम बारीकी से सोचकर आगे कदम बढ़ाएंगे। और इस मुद्दे पर राहुल गांधी जी भी सोच रहे हैं और उन्होंने कई बुद्धिजीवियों को बुलाकर इस विषय में चर्चा भी की है। हम दलितों, वंचितों की हिफाजत के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और उन्होंने कहा कि आज आरक्षण होते हुए भी उच्च न्यायालयों में दलित समाज के लोग नहीं हैं, उच्चतम न्यायालय में भी नाम मात्र के लोग हैं, वहीं अफसरों के बड़े पदों पर भी कोई नहीं है। खड़गे ने सवाल किया कि इतना सारा बैकलॉग होने के बावजूद क्रीमी लेयर कैसे लागू किया जा सकता है। वहीं सबके बीच महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने और चुनावों से पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा सियासी दलों के गले की फांस बनता जा रहा है। कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने और फुल प्रूफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे ने आंदोलन छेड़ रखा है। वहीं मराठा आरक्षण समर्थक अब नेताओं के काफिले और उनकी रैलियों को भी टारगेट करने लगे हैं। 2 दिन पहले ही सोलापुर में मराठा आरक्षण समर्थकों ने मराठा छत्र शरद पवार का काफिला रोककर इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की थी। पवार ने आरक्षण की मांग के समर्थन की बात कही और तब जाकर उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ सका, लेकिन रैली में भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए और मनोज जारंगे के समर्थन में नारे लगाए गए। बता दें कि इन सब घटनाक्रमों के एक दिन बाद ही इसे लेकर शरद पवार का बड़ा बयान जो है वो सामने आया था। शरद पवार ने आरक्षण को लेकर 50% की लिमिट हटाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इसको लेकर बिल लाती है तो महाराष्ट्र की सभी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी। शरद पवार ने भी कहा कि मोदी सरकार अगर मराठा आरक्षण का प्रावधान करती है तो हम इसका भी समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए ये सलाह भी दे डाली कि मनोज जारंगे और छगन भुजबल जैसे मराठा और OBC नेताओं के साथ बैठकर भी सरकार को हल तलाशना चाहिए। पवार ने यह भी जोड़ा कि जब आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली लिमिट लागू हो जाती है। इस मामले में केंद्र सरकार ही कुछ कर सकती है। हालांकि जब बिहार में जाति आधारित गणना के बाद 65% आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को दिया, तब पटना हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इन समुदायों की जनसंख्या के आधार पर राज्य ने आरक्षण पारित कर दिया। कोर्ट के मुताबिक इनकी सरकारी नौकरियों में पर्याप्त हिस्सेदारी थी। तो आने वाले दिनों में जब राज्य उप वर्गीकरण करेंगे और इसे कोर्ट में चुनौती मिलेगी तो इस पर और स्पष्टता आएगी कि इस उप वर्गीकरण को कैसे लागू किया जाए, तब सब साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।